નમસ્કાર, યસ ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું શિવાની. મિત્રો, કહેવાય છે કે આહાર એવો વિચાર અને એટલે જ સાત્વિક અને ગુણવત્તાસભર આહાર એ સ્વસ્થ વ્યક્તિત્વની પણ નિશાની છે. સારી ઊંઘ, એફિશિયન્સી ઓફ વર્ક, આ તમામ બાબતો ગુણવત્તાસભર આહાર શૈલી પર નિર્ભર કરે છે. ત્યારે કયો આહાર તમારા શરીર માટે બેસ્ટ સુટેબલ છે તે અંગેનું માર્ગદર્શન જરૂરી બની રહે છે. તો આજે વાત કરીશું સમતોલ આહાર અને તેના ફાયદા વિશે યસ ડોક્ટરમાં. તો આજ અંગે માહિતી અને માર્ગદર્શન આપવા આપણી સાથે જોડાયા છે સાલ હોસ્પિટલના ક્લિનિકલ ડાયટ કન્સલ્ટન્ટ શશી શ્રીવાસ્તવ. જી મેમ, આપનું સ્વાગત છે યસ ડોક્ટરમાં. મેમ, આમ તો ફૂડ હેબિટ્સ એ આરોગ્ય અંગેનું પેરામીટર છે, તો કોઈ પણ રોગ થવા માટે કયા ફેક્ટર્સ रिस्पॉन्सिबल છે તે વિશે જણાવશો. कोई भी बीमारी बॉडी में आने के लिए 4-5 फैक्टर्स होते हैं. जैसा पहला हेरिडेटरी, दूसरा एज, तीसरा लाइफस्टाइल रिगार्डिंग डाइट एंड एक्सरसाइज, चौथा बॉडी वेट एंड पांचवा नेगेटिव फीलिंग्स. अगर हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे तो कोई भी बीमारी से हम लोग बचे रहेंगे, और डाइट और एक्सरसाइज वो सारी चीज़ों को देखते हुए. મેમ, જેમ કે આપે જણાવ્યું કે આજકાલની લાઈફસ્ટાઈલ ખૂબ જ ઝડપી થઈ ગઈ છે, ત્યારે ખાસ કરીને જંક ફૂડની વાત કરીએ ત્યારે લોકો જંક ફૂડ તરફ વધારે અટ્રેક્ટ થતા થયા છે. ત્યારે આ પ્રકારના સિનારીઓમાં જંક ફૂડને અનહેલ્ધી ફૂડ શા માટે કહી શકાય, તેને કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવામાં આવ્યું છે તે વિશે જણાવો. जंक फूड में एक तो बाहर का रहता है, उसमें फैट ज़्यादा रहता है, मैदा रहता है. मैदा तो कहीं से भी हेल्दी नहीं है, फाइबर नहीं होता है उसमें, और अपने इंटेस्टाइन के लिए नहीं अच्छा रहता. और दूसरा, एक तो बाहर का रहता है, इनहाइजीनिक रहता है, कैसे बनाया जाता है. और उसी जंक फूड को हम लोग हेल्दी वे में कन्वर्ट करके एक हेल्दी तरीके से पेश कर सकते हैं. जैसे मैंने पिज़्ज़ा का बताया था कि उसको हम मैदे के बजाय गेहूं का आटा ले सकते हैं, उसकी चपाती बना के उसको कर सकते हैं. इसी तरह चाइनीज़ फूड में हम लोग फ़ैट कम डालकर और उसको नूडल्स वगैरह है, जैसे वो मैदे का ना लेकर सीरियल्स के ऑप्शंस ले सकते हैं. उसमें फाइबर भी मिलेगा, बाकी फ्रूट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स डालकर हम लोग उसको और भी हेल्दी बना सकते हैं. જી બિલકુલ મેમ, અત્યારે જે ઘરે ઘરે જે સમસ્યા જોવા મળે છે તે છે કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યા. ત્યારે આવા જે પેશન્ટ્સ હોય છે જેને કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યા હોય છે તેવા દર્દીઓને આપ કયા પ્રકારનું ડાયટ સજેસ્ટ કરો છો તે વિશે ખાસ જણાવો, અને સાથે સાથે એ પણ જણાવો કે કોલેસ્ટેરોલ એટલે શું. कोलेस्ट्रॉल है जो वो दो तरह के होते हैं. टोटल कोलेस्ट्रॉल में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं. एक गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एसडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और दूसरा एलडीएल, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स. गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा अच्छा होना चाहिए, और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स ये कम होने चाहिए. तो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़े, इसके लिए हमें 4-5 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. पहले तो ओमेगा 3 की चीज़ों को हमको इंक्लूड करना चाहिए. जैसे ओमेगा 3 एलिमेंट्स में होता है, वॉलनट्स में है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको फिश में मिलेगा, सीजम सीड्स है यानी तिल है, फ्लैक्स सीड्स है. और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ेगा ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट से, वॉक लेने से, अच्छी लाइफस्टाइल रखने से हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा. और वही गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, इन सभी बैड कोलेस्ट्रॉल्स को एलिमिनेट लीवर के थ्रू एलिमिनेट करवा देगा. જી બિલકુલ મેમ, આગળ આપની પાસેથી ડાયાબિટીઝ વિશે જાણવા માંગીશ કે ડાયાબિટીઝ પણ હવે કોમન ડિસીઝ બની ગયો છે, અને ખાસ કરીને તેમાં ચોક્કસ ફૂડ રેમેડીઝ હોય છે, પરેજી પાડવાની હોય છે. તો ડાયાબિટીક પેશન્ટ્સને આપ શું સલાહ આપશો, કયા પ્રકારની ડાયટ સજેસ્ટ કરશો તે વિશે જણાવો. डायबिटीज़ जैसे दो तरह के होते हैं. एक यूनिक टाइप का भी होता है, थर्ड वाला. पहला तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ टाइप 1, दूसरा इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ टाइप 2, और तीसरा जो यूनिक होता है और बहुत रेयर होता है वो माल न्यूट्रिशन रिलेटेड होता है. तो इंसुलिन जो डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है उसमें इंसुलिन बिल्कुल भी पैनक्रियास से नहीं बनता है, उसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं. और ये ज़्यादातर इन्फेंट्स में या एडोलसेंस में होता है. और जो टाइप 2 वाला होता है वो ओबीज लोगों में होता है, और जिनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अनहेल्दी होती है उन लोगों में होता है. तो इसके लिए डायबिटीज़ की बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मेथी का पानी है. मेथी रात में पानी में सोख कर दिया और सुबह वही पानी
नाश्ते के समय वो पानी लिया तो उसमें ट्रैगनोलिक करके एक एंटी डायबिटिक एलिमेंट होता है जो कि अपने शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इसी तरह फैट हम लोग जो डायबिटिक होते हैं उनको फैट काफ़ी रिड्यूस करना रहता है, वॉक इंक्लूड करना रहता है और मिड मील लेने रहते हैं। 2 बिग मील के बीच में एक छोटा मिड मील ज़रूरी है। फ्रूट्स भी डायबिटिक ले सकते हैं, 2-3 फ्रूट्स जैसे बनाना है, मैंगो है और ये ग्रेप्स है, ये थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में लेना रहेगा। बाकी एप्पल है, पाइनएप्पल है, ऑरेंजेस है, ये सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट जूस ना लेके फ्रूट कट करके खाना रहता है क्योंकि इसमें फाइबर एलिमिनेट हो जाता है। જી બિલકુલ મેમ, હવે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર હું તમારી પાસેથી ડિટેલમાં જાણવા માંગીશ કે ખાસ કરીને કોઈ પણ ફૂડમાં ફેટની ક્વોન્ટિટી કેટલી હોવી જોઈએ અને વ્યુઅર્સ છે, અમારા દર્શક મિત્રો છે, તેઓએ ખોરાકમાં લેવાતા ફેટ્સ અંગે કઈ કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ તે વિશે વિસ્તારથી જણાવશો। फिर से बोलिएगा प्लीज़। जी, જે फैटनी क्वांटिटी હોય છે हमारे खाने में, तो उसके बारे में व्यूअर्स को क्या मतलब कैसे प्रकार के ध्यान रखना चाहिए वो आप बताइए। फैट की क्वांटिटी जी हम लोगों को एक आम आदमी को 15 to 20 ग्राम्स पर डे लेना चाहिए। एक टीस्पून में 5 ग्राम आ जाता है, तो समझ लीजिए 4 से 5 टीस्पून, 4 टीस्पून पूरे दिन के खाने में वो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा बच्चों में थोड़ा जैसे 30 to 40 ग्राम्स भी ले सकते हैं, लेकिन एडल्ट्स में फ़ैट जितना हो सके उतना हमें लिमिट करना रहेगा। फ़ैट बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है, जैसे डाइजेशन के लिए और स्किन के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए फ़ैट ज़रूरी भी होता है, इसलिए थोड़ा फ़ैट की मात्रा होनी भी चाहिए। एकदम से स्टीम्ड या ग्रिल्ड या बेक्ड चीज़ों पर ही नहीं रहना चाहिए, थोड़ा फ़ैट भी इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन इन अ लिमिटेड वे। જી બિલકુલ મેમ, ખાસ કરીને સિરિયલ, ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સને આખા દિવસમાં કેટલી માત્રામાં લેવા જોઈએ અને તેના સર્વિંગ્સની ક્વોન્ટિટી શું હોવી જોઈએ તે વિશે પણ ખાસ જણાવો। सीरियल्स जैसे 3 to 4 सर्विंग्स होना चाहिए, चपाती के रूप में या पास्ता के रूप में या ब्रेकफास्ट में 3 to 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सर्विंग्स। और इसी तरह पल्सेस है वो 2 से 3 सर्विंग्स होनी चाहिए। दिन में 2 या 3 बार स्प्राउट्स हो या दाल, ये इंक्लूड करना चाहिए। और भी इसी तरह। और आपने क्या पूछा था? જી, व्यूअर से कई प्रकार ની ધ્યાન રાખવું જોઈએ, व्यूअर से કયા પ્રકારના સ્ટેપ્સ લેવા જોઈએ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, फ्रूट से 2 to 3 सर्विंग्स ले सकते हैं, वेजिटेबल 4 to 5 सर्विंग्स होनी चाहिए, मतलब वेजिटेबल के रूप में, प्रिपेयर्ड रूप में भी और सैलड्स के रूप में भी। જી બિલકુલ મેમ, આ સાથે જે એક કોલર જોડાઈ ગયા છે તેમની સાથે વાત કરીએ। જી અજીતભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। મને છે ને હમણાં થોડી તકલીફ પડે છે, એટલે ખોરાકમાં કઈ રીતે હૃદય રોગની બીમારી હોય, બાયપાસનું આવ્યું છે, જી બાયપાસ કરાવવા માટે। જી બિલકુલ, તો શું તો સમસ્યા થાય બાયપાસ તો છે? કરાવી નથી, કારણ કે મને પહેલાય તકલીફ પડી ગયેલી। યુએન મહેતા અમદાવાદમાં ચેકઅપ કરાયું હતું, જી તો બાયપાસ કરાવી નથી, તો ખોરાક લેવા માટે ક્યાં ખોરાક લેવા ક્યાં નહીં એમ। જી બિલકુલ। बाईपास आपका हुआ है, आपको थोड़ा सा फैट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ओमेगा 3 की चीज़ें इंक्लूड करिए जो कि हार्ट के लिए अच्छी होती है। जैसे मैंने बताया है कि बादाम, अखरोट वो अच्छा होता है, वो आप स्प्राउट्स इंक्लूड करिए। हफ्ते में 3-4 दिन स्प्राउट्स ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा वॉक बांट के लेना चाहिए, ज़्यादा बल्क में फूड ना लीजिए। फ़ैट तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि फ़ैट तो आपको लिमिट में लेना है, फ़ैट और शुगर। और इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल जितना हो सके वो इंक्लूड करिए और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। જી બિલકુલ, આશા રાખીએ આપને આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો હશે। મેમ, આગળ પણ આપની સાથે જોડાયેલા રહેશું માહિતી। યસ ડોક્ટરમાં બ્રેક બાદ ફરીથી આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણી સાથે જોડાયા છે સાલ હોસ્પિટલના ડાયટ કન્સલ્ટન્ટ શશી શ્રીવાસ્તવ। મેમ, હવે બ્રેક પછી આપને પૂછવા માંગીશ કે યંગસ્ટર્સમાં ખાસ કરીને ડાયટને ફોલો કરવામાં આવે છે અને તેઓ ભૂખ્યા રહીને ડાયટ કરતા હોય છે, તો તેમના માટે કયા પ્રકારની ડાયટ તમે સજેસ્ટ કરો છો? यंगस्टर्स में या बच्चों में बाहर की चीज़ें हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वही जो जंक फूड वो बाहर खाते हैं वो हम लोग घर में भी बना सकते हैं। जैसे पिज़्ज़ा हुआ, पिज़्ज़ा मैंने बताया था, पिज़्ज़ा घर में भी बना सकते हैं अच्छे से। वेजिटेबल, कैप्सिकम है, ऑनियन है, टोमेटो और चीज़ वगैरह अच्छे से डालकर घर में हेल्दी वे में बना सकते हैं, हाइजीन भी रहेगा। दूसरा, आप जैसे पास्ता है, पास्ता में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर वाले उसके लोड का बना सकते हैं हम लोग। और
क्या बोलते हैं, उसमें वेजिटेबल्स अच्छे से डालेंगे और लिमिटेड फैट। और इसी तरह पाव भाजी है, पाव भाजी में डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स पड़ते हैं और उस थोड़ा बटर वगैरह की क्वांटिटी थोड़ा लिमिट में रहे फैट की, और पाव भाजी भी बेटर है। इसी तरह बर्गर भी है, बर्गर भी घर में बना सकते हैं। उसमें वेजिटेबल्स तो पड़ते ही है, ऑनियन है, टोमेटो है, कैरेट्स है और थोड़ा बटर हल्का सा लगा के। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको जैसे बहुत भूख लगती है तो ये घर में भी बनाया जा सकता है और वंस अ वाइल बाहर भी खा सकते हैं, लेकिन उनका भूख का સેટિસ્ફેક્શન હોના चाहिए। જી બિલકુલ શશીજી, આ સાથે જે કોલર જોડાઈ ગયા છે તેમની સાથે વાત કરીએ। જી ભારતીબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। તો મેમ, મારો પ્રશ્ન એ છે કે હું એક થાઇરોઇડની પેશન્ટ છું ને ડોક્ટરે છે ને ડાયટ વિશે કહ્યું છે, તો મેડમને એવું પૂછ્યું છે કે અમારે કયા રીતનો ખોરાક લેવો જોઈએ ડાયટિંગ માટે। जी हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या है? जी, उनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो अच्छा। उसके हिसाब से कौन सी डाइट आप सजेस्ट कर रहे हो? थायराइड में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट वो अपना स्लो हो जाता है। तो उसमें सारी बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी जिस रेट से कैलोरीज बर्न होती है थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। इससे क्या है कि अगर कोई भी एक्टिविटीज़ वॉक या एक्सरसाइज नहीं है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहेंगे, तो दूसरे दिन अगर आप वेट फॉलो कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन वेट थोड़ा थोड़ा 200, 300, 400 ग्राम ऐसे बढ़ता रहेगा। इसलिए डाइट तो आपको हेल्दी लेना है, साथ साथ वॉक एक्सरसाइज ये भी इंक्लूड करना है और सुबह टैबलेट लेना रहता है और उसके बाद 20-25 मिनट के बाद आप कोई भी टी कॉफ़ी या स्नैक्स कोई भी हेल्दी ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले जैसे अब मैंने कल भी बताया था कि ओमेगा 3 की चीज़ें, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, ये सुबह भीगे हुए बादाम और उसमें अखरोट को नहीं भिगोना है, वो दोनों लेकर आप पहले वॉक और उसके ऑप्शंस भी है। कभी नहीं लेना है नट्स तो उसके अलावा दो जैसे मैरीगोल्ड है या डाइजेस्टिव बिस्किट्स है, ये लेकर या छोटा सर्विंग फ्रूट का लेकर एक वॉक के लिए आपको निकलना है गार्डन में आसपास कहीं। अगर वॉक आपको बोरिंग लगता है तो म्यूज़िक सुनते हुए या फ़ोन पे बात करते हुए, लेकिन वॉक मॉडरेट रहना चाहिए, एकदम कंफर्टेबल नहीं रहना चाहिए। वहाँ से लगभग 20 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर हाफ एन आवर में कन्वर्ट करके एक हफ्ते के अंदर, फिर उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए। और ब्रेकफास्ट जैसा कि उसमें फ़ैट और शुगर डेजर्ट ना हो, फ़ैट लिमिटेड क्वांटिटी में हो, और उसके बाद फिर अपना घर का काम जैसे निपटाना वो करिए। और फिर लंच में भी आपको फ़ैट और इसका शुगर का बहुत ध्यान देना है कि ना हो या लिमिटेड क्वांटिटी में हो। सैलेड्स इंक्लूड करिए, बटर मिल्क या छाछ वो रहना चाहिए। फिर इवनिंग में भी जैसे लंच लिया, मैंने कल भी बताया था कि लंच लेने के लगभग 4-5 मिनट के बाद आपको पहले रिलैक्स हो जाइए, फिर खुद को मोटिवेट करिए कि हाँ मुझे एक 10-15 मिनट का वॉक 20 मिनट का करना है। तो चाहे घर के अंदर अगर लंबा स्पेस है तो घर के अंदर भी आप वॉक कर सकते हैं, नहीं बाहर धूप में निकलना है। लेकिन वो लंच और डिनर के बाद अगर आप वॉक लेंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मतलब जो थायराइड से रिलेटेड वेट है और उसके अलावा जो बीमारियां हैं और भी वेट से रिलेटेड जो बीमारियां जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सारी चीज़ें फिर इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। तो मिड मील और इवनिंग में भी एक मिड मील लेना है, फ्रूट्स इंक्लूड करिए। और साथ साथ मिड मील के रूप में सूप है, नट्स है, पीनट्स है, ग्राम यानी चना है, रोस्टेड चना है, पॉपकॉर्न है, सैंडविचेस है, वेज सैंडविच, ये आप एक स्नैक्स के रूप में शाम को लीजिए। फिर 10-15 मिनट 5-10 मिनट रिलैक्स होइए और फिर 10-15 मिनट का वॉक इवनिंग में भी हो सके तो 20-25 मिनट का वॉक शाम को भी लीजिए। और फिर उसके बाद अपना घर का काम करके डिनर लीजिए और फिर डिनर के बाद भी हो सके तो कुछ लाइट एक्टिविटीज़ हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे खा के तुरंत लेटना वो काफ़ी अनहेल्दी होता है, वेट भी बढ़ता है, साथ साथ गैस एसिडिटी भी बढ़ती है और फिर उसके साथ साथ बीमारियों को भी आने का डर रहता है। જી બિલકુલ, આશા રાખીએ આપને આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો હશે। આ સાથે જ અન્ય એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। જી સુરેશભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। નમસ્કાર મેડમ। જી નમસ્કાર, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। મને મારો પ્રશ્ન એ છે, હું સુરેશભાઈ વાત કરું છું રાજકોટથી, અને બટાકાની અંદર સખત કેમિકલ વપરાય છે, તો ખરેખર બટાકા ખાવા કેટલા હેલ્ધી છે? કેમ કે દિશાની ગુજરાતની અંદર मैं हिंदी में बात करूँ तो जो
हमारे गुजरात में डीसा है, वो डीसा के अंदर आलू का बहुत ज्यादा उत्पादन रहता है। तो पर बीघे के अंदर तकरीबन 20-21 बैग केमिकल का डालते हैं। तो क्या बटा के जो आलू है उसको खाना कितना हेल्दी होगा? और वो जो बटाका का उत्पादन कर रहे हैं उन लोगों का ये मानना है कि आलू खाने से 100% आपको कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो क्या ये बात सही है कि आलू बिल्कुल। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? जी देखिए, आलू में तो स्टार्च होता है, आलू के ऊपर का जो छिलका रहता है, स्किन, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें रहते हैं। लेकिन लोग हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें गंदगी लगी या मिट्टी लगी तो उसको छील के हटा देते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स उसी में रहते हैं। तो और बाकी तो आलू में अंदर स्टार्च ही रहता है। तो आलू लोग डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करते हैं सब्जियों में। जैसे 1-2 पीस अगर आ गया तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन खाली दिन भर आलू के, जैसे आलू का पराठा हुआ या खाली आलू की सब्जी हुई, सुबह भी हो गई शाम को हो गई, तो वो थोड़ा अनहेल्दी होगा, क्योंकि स्टार्च है और अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट होगा तो फिर वेट भी बढ़ाएगा और वेट से रिलेटेड फिर बीमारियाँ भी होंगी। तो आलू आप खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं। बाकी और भी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, उनमें आपको बहुत से तत्व मिलेंगे। જી બિલકુલ, આશા રાખીએ આપને આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો હશે। મેમ આગળ વધીએ, વાત કરીએ ઓબેસિટીના પેશન્ટની। તો ઓબેસિટીના પેશન્ટ્સને આપ કયા પ્રકારની ડાયટ સજેસ્ટ કરો છો તે વિશે જણાવો। ओबेसिटी पेशेंट्स के लिए जैसे उनकी कैलोरीज 2200 से लेकर 2500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उनको ऑब्वियस सी चीज़ है कि उनको वॉक तो करना है, वॉक या वर्कआउट या एक्सरसाइज उनको इंक्लूड करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि लंच के बाद 2-4-5 मिनट रिलैक्स्ड हों, उसके बाद उनको वॉक करना है। इवन डिनर के बाद भी सब लोग, घर के सारे लोग 10-15 मिनट के लिए ऐसे घूम टहल कर आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा डाइजेशन भी होना चाहिए, खाना बल्क में लिया और उसके बाद फिर बैठ गए टीवी देखने या लेट गए तो उससे कैलोरीज जो आपने न्यूट्रिएंट्स में ना कन्वर्ट होके वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसीलिए वेट भी बढ़ता है। और साथ साथ एकदम से बल्क ना लेके उसको मॉडरेट करिए। कोई भी मील साइज़ हो, जैसे लंच है या डिनर है, उसको मॉडरेट करिए। और अगर बीच में मिड मील डालेंगे, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक छोटा मिड मील, चाहे फ्रूट्स है या ये कोकोनट वाटर है, लेमन वाटर है, बटर मिल्क है या छाछ है, और इसी तरह लंच और डिनर के बीच में भी एक मिड मील छोटा सा डालेंगे तो वो आपका भूख भी इतना भयंकर नहीं लगेगी, खुल के नहीं लगेगी। और साथ साथ आपको कैलोरीज जो आप लंच और डिनर में लेने वाले हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं। જી બિલકુલ મેમ, આ સાથે જ એક કોલર જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। જી સોનલબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। હેલો, હું સોનલબેન બોલું છું। જી મારે મારી બેબી છે 15 વર્ષની, એના માટે મારે હાઇટ અને બોડી બંને વધારવા છે, તો એના માટે એને શું કરાવવું મારે? જી બિલકુલ। आपकी बेबी 15 साल की है? जी अच्छा, तो उसका हाइट और वेट बढ़ाने के लिए आप पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो उसके लिए आपको जितना जो उसको अच्छा लगे वो आप उसको खाने के लिए दीजिए। मिल्क इंक्लूड करिए। अगर वो दूध नहीं लेती है तो उसको इनकरेज करिए दूध लेने के लिए। कम से कम इतने छोटे बच्चे के लिए 15 से 17-18 साल के बच्चों के लिए कम से कम 2 या 3 ग्लास दूध तो ज़रूरी ही होता है। अगर वो सिंपल दूध नहीं ले रही विथ शुगर तो उसमें बूस्ट है या कुछ हेल्दी प्रोटीन ड्रिंक पाउडर डाल सकते हैं। और इसी तरह जैसे ड्राई फ्रूट्स, वो जो अगर उसको जो अच्छा लगे, जैसे कैश्यू नट है, काजू है, किशमिश है, अंजीर है, वो सब भी आप उसको दे सकते हैं। उसका सूजी का शीरा या हलवा बना के उसको खिला सकते हैं। मिल्क शेक है, बनाना शेक है, मैंगो शेक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। आइसक्रीम भी कभी हफ्ते में 2-3-4 बार खा सकती है। और चॉकलेट्स भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में 1 या 2 पीस खा सकती है। तो इससे उसका वेट भी बढ़ेगा और अच्छा जो उसको पसंद हो वो आप उसको खाने के लिए दीजिए। बाहर की चीज़ें जैसे थोड़ा सा लिमिट करिएगा। बहुत बच्चों को बाहर की चीज़ें बहुत पसंद रहती है, वो थोड़ा सा लिमिट करिएगा, क्योंकि वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से और बाहर का फैट और बाहर का जो मैदे की चीज़ें रहती है वो अनहेल्दी रहती है। कई बार वो लोग वही फैट, जैसे अभी डीप फ्राइड चीज़ें हैं, समोसा है, कचौरी है या भजिया है, तो वो सारी डीप फ्राइड है और वो लोग तेल भी नहीं बदलते, वही लगातार रिपीटेडली यूज़ करते रहते हैं। तो इससे अच्छा वही चीज़ें हम घर में बनाकर बच्चों के सामने इस ढंग से पेश करें कि उनको वो देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी टेस्टी लगे। जी बिल्कुल, आशा રાખીએ આપને આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો હશે। મેમ, એક
ટર્મ છે ડાયટરી ફાઇબર્સ, તે એટલે શું અને તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા શું છે તે વિશે જણાવો. डाइट तो हमारा बिना फाइबर का होना ही नहीं चाहिए. फाइबर ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए. एक तो बीमारियों से बचने के लिए, वेट कंट्रोल करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मैदा हम लोग मना करते हैं कि मैदा अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग फाइबर, गेहूँ का जो रहता है आटा, उसको छान का जो मैदा बनता है वो फाइबर सब निकल जाता है. वही फाइबर वीट जर्म या वीट ब्रान वो अलग हो जाता है. इसी तरह फाइबर और फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, वो अगर हम जूस निकालते हैं तो वो फाइबर एलिमिनेट हो जाता है. इसलिए जूस कभी वंस अ वाइल, हफ्ते में एक आध बार जूस, जैसे मौसम्बी है तो वो खाने में थोड़ा दिक्कत होती है तो मौसम्बी का जूस ले सकते हैं. बाकी और चीज़ों को हम लोग और फल को कट करके खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइबर उसमें इंक्लूडेड रहता है. इसी तरह फाइबर पल्सेस में है, छिलके वाली दाल में, चने में, नट्स में और बहुत सी चीज़ों में इसी तरह फाइबर होता है और वो हमारे लिए हेल्दी ही रहता है. જી બિલકુલ મેમ, આ સાથે જે કોલર જોડાઈ ગયા છે તેમની સાથે વાત કરીએ. જી અનિલભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો. हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक 24 या 25 साल के लड़के को दिन में अगर वो बॉइल्ड एग खाना चाहता है तो वो कितने मैक्सिमम बॉइल्ड एग खा सकता है, और अगर वो कच्चे एग खाना चाहता है तो कितने कच्चे एग खा सकता है. જી दिन में पूछ रहे हैं ना, तो दिन में मैं हफ्ते का बता दे रही हूँ कि हफ्ते में पूरे हफ्ते वो एग खा सकता है. लेकिन योग जो होता है पीला वाला भाग, वो दोनों में, वाइट पार्ट में और येलो पार्ट दोनों में फर्स्ट क्लास प्रोटीन होती है. लेकिन योग में पीले भाग में थोड़ा फैट भी होता है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े तो उसको थोड़ा लिमिट करना रहेगा. जैसे हफ्ते में 4 या 5 या 6 योग ले सकते हैं. और वाइट पार्ट तो मतलब वो डेली भी सैंडविच के रूप में, बॉयल्ड एग के रूप में या ऑमलेट के रूप में खा सकते हैं. एक तो अच्छा ही है. જી બિલકુલ મેમ, આગળ વધીએ, વાત કરીએ તો ડાયટની સાથે સાથે એક્સરસાઇઝનું શું મહત્વ હોય છે અને એક્સરસાઇઝનું પ્રમાણ કેટલું હોવું જોઈએ તે વિશે જણાવો. एक्सरसाइज देखिए, वॉक तो जितना करें उतना अच्छा है. बस किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना हो, बोन से रिलेटेड कोई डिजीज़ ना हो, तो वॉक तो अब जैसे मैंने सुबह का बताया कि एक बड़ा वॉक सुबह लेना चाहिए, लगभग 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर, और 45 मिनट्स हो तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है. और इसी तरह लंच के बाद 10 to 15 मिनट्स हो तो ज़्यादा अच्छा है. इवनिंग में एक छोटा वॉक 10-15 मिनट का या आधे घंटे का हो, वो भी है. और रात में डिनर के बाद 5-7, कम से कम 5-7 मिनट का वॉक बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो हम कैलोरीज ले रहे हैं वो फैट में ना कन्वर्ट होके थोड़ा न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो, हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से, गैस एसिडिटी ना हो, एंड वी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैनी डिजीजेस. જી બિલકુલ મેમ, ખાસ કરીને એવું કહેવાય છે કે વેજીટેરિયન ફૂડમાં અમુક ન્યુટ્રિશનનો અભાવ હોય છે, ત્યારે કયા કયા ન્યુટ્રિશન તેમાં લેક હોય છે તે વિશે જણાવો. वेजिटेरियन फूड में मैंने कल भी बताया था, जैसे कि विटामिन B12 नहीं होता है, और सेकेंडरी लेवल में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, तो वो भी एनिमल से ही हमें मिलता है. तो वो हम इंक्लूड करेंगे तो कुछ हद तक हमारा B12 जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है वो हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिल सकता है. तो वही हम वेजिटेरियन डाइट में B12 और D3 कहीं ना कहीं से लैक करते हैं, और वो अगर किसी में ज़्यादा डेफिशिएंसी है वो हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा B12 का, D3 का, और किसी में ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा, चाहे तो इंजेक्शन के रूप में और या तो फिर टैबलेट्स के रूप में. જી બિલકુલ મેમ, ફેટ રિડ્યુસ કરવા માટે કેટલીક ટ્રીટમેન્ટ પણ ફોલો કરવામાં આવે છે, ત્યારે કઈ ટ્રીટમેન્ટ બેસ્ટ રિઝલ્ટ આપી શકે તે વિશે જણાવો. अब ट्रीटमेंट मतलब जैसे कैसा ट्रीटमेंट आप बोल रही है, लाइपोसक्शन वगैरह? कुछ प्रकार की जो ट्रीटमेंट्स होती है जिससे फैट रिड्यूस होती है, वो कैसे फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में दर्शक मित्र को बताइए. जैसे लाइपोसक्शन है वो जी. भी, हाँ, लाइपोसक्शन है या बैरिएट्रिक ट्रीटमेंट है, वो अच्छे सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन इन लोगों की सुपरविजन में हो तो वो ठीक रहता है. लेकिन बस यही है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अच्छे से इंक्लूड होते रहे, इनकॉर्पोरेट होते रहे,
और बाकी अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, ओबीज है, अबव 120-130 kg है, तो उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि वो अच्छे सुपरविजन में ये करवा सकते हैं। बाकी तो मैं हेल्दी वे में ही बोलूँगी कि हेल्दी वे में ही डाइट और एक्सरसाइज और वॉक पे फोकस करेंगे तो हेल्दी वे में उनका वेट अच्छे से कम हो जाएगा। जी बिल्कुल मैम, जीएसटीवी के दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहेगी, संक्षिप्त में बताइए आप। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग खुद फिट रहिए और पूरी फैमिली को फिट रखिए। उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने डाइट पे फोकस करें। डाइट अच्छा रहे, बोरिंग ना रहे, टेस्टी रहे, लेकिन अनहेल्दी ना हो के हेल्दी रहे। हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड करिए, अनहेल्दी चीज़ों को एलिमिनेट करिए, और वॉक लीजिए, एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए और खुश रहिए। જી બિલકુલ શશીજી, આપ અમારી સાથે જોડાયા, માહિતી અને માર્ગદર્શન આપ્યું, અમારા દર્શક મિત્રોના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો આ સાથે યસ ડોક્ટરમાં હાલ બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો જી